अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जी सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है एंडिंग मेमो के अंदर, वो एंडिंग होती है कि आपको अपना मैसेज क्लियरली देना होता है, जिसको आप लिख रहे होते हैं उसको, और जिसको आप सीसी कर रहे हैं उन तमाम लोगों को आपको बताना होता है कि वो सारी कहानी जो आप जिसके लिए आपने जो पर्पज आपका है जो आपने पूरा किया है, वो उसके अंदर आखिरी पैराग्राफ के अंदर आप उसको बता रहे होते हैं, एंडिंग के अंदर, कि क्लियर कि क्या आपसे तवक्कात मेरी हैं, आप उनको पूरा कर दीजिए, वो आप तक उस तक मैसेज आपका चला जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका रीडर जो है, आपका पढ़ने के बाद उसके ज़हन में कोई एम्बिग्यूइटी, कोई डबल माइंडेडनेस ना आए। आपकी लैंग्वेज इतनी सादा और क्लियर होनी चाहिए कि जो कुछ आपने लिखा है, उसूली तौर पे वो उसके समझ में आ जाना चाहिए। और जो इंटेंशन है, ताकि वो ये ना हो कि जवाब में वो एक और आपको लिख रहा है मेमोरेंडम कि भाई आपने क्या लिखा है? मुझे बता दो आपने लिखा क्या है, मेरी समझ में आपकी बात नहीं आई। ये चीज़ जो है मतलब एडवाइजेबल, ठीक है? तो आपको अच्छा, दूसरी बात वो तो आगे जो हम बताएँगे कि जो चीज़ को हम कवर करेंगे, कि कोई भी चीज़ भेजने से पहले एक चीज़ का याद रख लीजिए कि जब इसमें जो कम्युनिकेशन में बुनियादी बात होती है कि जब मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा होता हूँ ना, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे होते हो, आप मेरे अल्फाज को सुन रहे होते हो। लेकिन जब आप खत लिख रहे होते हैं या ईमेल लिख रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो रिसीवर है, उसको ना आपके शक्ल का पता है, ना आपके जिस्म का पता है, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज का पता है। उसको ये नहीं पता कि आप इस वक़्त पॉज़िटिव बात कर रहे हो या नेगेटिव बात कर रहे हो। बाज़ औक़ात वो कहते हैं ना कि अल्फ़ाज़ की अहमियत नहीं होती, लहज़े की अहमियत होती है कि अल्फ़ाज़ सेम अल्फ़ाज़ अगर 2 मुख्तलिफ लहज़ों में अदा किए जाएँ, तो उसकी मीनिंग बदल जाती है, और अल्फ़ाज़ इतने हर्ट नहीं करते जितना कि इंसान का लहज़ा हर्ट करता है। तो वो तो चीज़ आपके पास नहीं होती है, लेकिन आपका जो एक 4 जुमले आपने लिखे हैं, 40 जुमले आपने लिखे हैं, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी है, वो आपको देख नहीं रहा। फ़ोन पे आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा, एक तहरीर जो आपकी होती है ना, वो उसके सामने होती है। उससे वो आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाता है, तो इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि आप लिखते वक़्त बड़ी एहतियात करें, आप लिखते वक़्त बड़ी एहतियात करें। इसलिए कि तकरीर हवा में खो जाती है, तहरीर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद होती है। अगर आपने एक जुमला गलत लिख दिया, वो आपका गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। आपने कोई नेगेटिव बात लिख दी, वो आपके सारी उम्र आपको हॉन्ट करती है और आपको पीछे करती है। तो ये तो बुनियादी बात है कि जब भी आप ईमेल लिख रहे हों, लेटर लिख रहे हों या आप मेमो लिख रहे हों, आपको बार-बार पढ़ना ज़रूरी होता है। इसको कम से कम पहली दफ़ा लिखने के फ़ौरन बाद नहीं भेजना चाहिए। एडवाइस यही किया जाता है कि आप इसको कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। आपको अपनी गलतियों का भी अंदाज़ा हो जाएगा, कहाँ पे पंक्चुएशन आनी थी, कहाँ पे मुझे यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आना था, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क आना था, मेरा सवाल जो है ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, इसके अंदर मुझे क्वेश्चन मार्क लिखना चाहिए। इस तरह की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आप उनको भी दूर कर लेते हैं, और आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आपको वो रेड लाइन से पता चल जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है। अब तो इतनी ज़िंदगी आसान हो गई कि डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको वहीं पे अगर क्लिक करते हो राइट बार करके, तो आपको बता देता है कि सजेस्टेड स्पेलिंग क्या है, और आप उसको सही कर देते हो। स्पेलिंग सही जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिसका नाम अगर आप लिख रहे हो, किसी शख्स को आप मेमोरेंडम लिख रहे हो या नाम लिख रहे खत लिख रहे हो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उसके नाम की स्पेलिंग चेक कर लें। ये मैंने बहुत सफ़र किया है। एक अपने बॉस को नया-नया आया था उल्लू का पट्टा, उसको मैंने मुझे क्या पता था भाई, सिद्दीकी की जो स्पेलिंग हम पढ़ते चले आए थे, सारी उम्र हमने वही पढ़ी थी भाई कि SIDDIQUI यही होती है ना सिद्दीकी की स्पेलिंग? तो वो गलत यस तो नहीं लिखा सर, मैंने? यस जी सर। सर, हमने भी ऐसी अब वो साहब जो थे SIDDIQI लिखा करते थे। अब मैंने उनको कोई मेमो लिखा, कुछ लिखा, जो नाम था उसका, उनका नाम की स्पेलिंग गलत हो गई। उन्होंने बुला के मेरी बेइज़्ज़ती की। मैंने उससे पूछा, जी मैंने तो आज तक यही पढ़ी है। उसने कहा बात ये नहीं कि आपने क्या पढ़ा है, बात ये है कि मैं आपका बॉस हूँ, आपका फर्ज़ है कि आप मालूम करें कि मेरा सही नाम क्या है, मैं अपना नाम कैसे लिखता हूँ। तो ये दैट वाज़ अ यस लेसन व्हिच आई सर। लर्न्ड हार्ड वे। आई लर्न्ड दिस लेसन द हार्ड वे। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसका देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम
टेकन फॉर ग्रांटेड है। मैं आपको पता है मेरे जो मेरे वाले साहब जो मेरा नाम लिखवाने गए स्कूल के अंदर, मेरा नाम है मोहम्मद नाजिर अब्बास ना, तो उन्होंने मोहम्मद की स्पेलिंग MOHA लिख दी, ठीक है जी, मैट्रिक के फॉर्म में ये हो गई। जब हम इंटर में पहुंचे, जियाउल्लाह साहब ने नहीं, इंटर के बाद इंजीनियरिंग कर ली थी, हाँ, जियाउल्लाह साहब ने एक गजट नोटिफिकेशन इशू कर दिया। उन्होंने ये गजट नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि आज के बाद पाकिस्तान में, यानी मोहम्मद की स्पेलिंग जो है ऑफिशियली, क्योंकि कायद आजम के नाम में मोहम्मद अली जिन्ना आता है, तो MUHAMMAD, ठीक है ना, ये स्पेलिंग अब ऑफिशियली मोहम्मद की स्पेलिंग ये हो गई है। नो मैटर हम MOH से लिख रहे हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन एज फार एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, आप अगर मोहम्मद की स्पेलिंग लिख के जाएंगे तो आपको वो वही स्पेलिंग देंगे शनाख्ती कार्ड में। मुझे प्रॉब्लम आ गई कि जी मेरे जो शनाख्ती कार्ड, देन ये एक लंबी कहानी है, इसका से ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो चेंज कराने के लिए मुझे एक मुश्किल पड़ गई कि एक लॉ ऑफ द लैंड चेंज हो गया कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो जो एडवाइस मेरी आपको ये है कि जब भी कभी अपने बॉस को आप, अब बॉस अगर आपका नया हो ना, तो खुदा के वास्ते उसके नाम की स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना, क्योंकि लोग बड़े, हम बड़े घटिया सोच के लोग हैं ना, तो इस मामले में हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं और लोगों के करियर खराब करते हैं इस बात के ऊपर, ठीक है। ओके सर। अच्छा, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मेमोज फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन रीड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप मेमो लिखने से पहले सबसे पहले बात करें कि मैंने बात क्या करनी है। तो अगर आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक कागज पैड लेके उसके ऊपर आप अपने बुलेट पॉइंट लिख लेंगे, जी मैं ये बात, मैंने जैसे एक अभी PRW वालों को जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने उनको एक मिसाल दी थी कि जी, बल्कि एक्सरसाइज कराई थी, असाइनमेंट दिया था उनको। असाइनमेंट ये दिया था कि आप किसी स्टील प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टील फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जहाँ के मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल की लेडल से मोल्टन मेटल स्पिल हो गया, जिसने जो है 4 बंदे मार दिए, 16 जख्मी कर दिए, चल गए पूरी तरीके से। अब आपको एक असाइनमेंट मिला है एज ए ऑफिसर, सेफ्टी अफसर कह लें, जो भी आप कह लें, आप गए हैं, आपने इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट से आपने जो भी चीज अखज की है, जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, वो आप बताइए। असाइनमेंट मैंने सबको ये दिया था कि आप बताइए किस तरीके से एक मेमोरेंडम की फॉर्म में कि आप किस किस को लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे। इवेंट मैंने डिस्क्राइब कर दिया था उनको कि इवेंट ये हुआ है कि मोल्टन मेटल स्पिल हो गया है, मोल्टन मेटल ने स्पिल होकर 4-5 बंदे मार दिए, 15-20 जख्मी कर दिए। नाउ यू हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सीडेंट, और लेसन लर्न क्या है, आगे हमें इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मैंने उनको बता दिया था। फिर उनसे मैंने कहा कि आप एक मेमोरेंडम लिखिए और अब आप खुद मुझे बताइए कि ये मेमोरेंडम की कॉपी किस किस को जाएगी। आपके ख्याल में ये जो हादसा हुआ है, इसकी कॉपी हमें किस किस को भेजनी चाहिए। तो उन्होंने फिर पूरा उसके हिसाब से कुछ ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। तो जाहिर है कि जिस हिसाब से जितने जितना अच्छा बनाया उसको मैंने उसी हिसाब से नंबर दिए। ये नहीं कि मैं आपके साथ ये असाइनमेंट आपको दूंगा, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ। पहली बात ये कि जो भी आपको लिखना हो उसके कंटेंट्स को आप प्लान करें कि मैंने लिखना क्या है। ऐसे ही बैठ के ब्लाइंडली लिखना नहीं, शुरू कर दें, उंगलियां कीबोर्ड पे मारना शुरू ना करें। पहले आप सोच लें कि मेरा इंटेंशन क्या है, क्या बताना है मैंने उसको, क्या काम करना है, उसके आपने पॉइंट्स लिख लिए। उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन, अगर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको डाटा चाहिए जो अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए, कोई स्टैट्स चाहिए कि जैसे पिछले साल जुलाई के महीने में बहुत बारिशें हुई थी, जिससे हमारी फैक्ट्री के अंदर पानी आ गया था, हमारे गोदाम में पानी आ गया था, बहुत नुकसान हुआ था। ये अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उसको बता रहे हैं कि इस साल भी बारिशों की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट कर रहा है कि बारिशें बहुत ज्यादा होंगी, लिहाजा हमें अपने काउंटर मेजर लेने चाहिए। तो जब आप इसको बात करोगे ना कि बारिशें होने वाली, तो आप जब पिछले वाले को रेफर कर रहे हो, आप हिस्टोरिकल डेटा को रेफर कर रहे हो। तो पिछले साल बारिश में हमारे पास मेजर नहीं थी, तो पानी जो था हमारा गोडाउन में चला गया था, हमारा रॉ मटेरियल एज वेल एज रेन फॉल हमारी बर्बाद हो गई, तो लिहाजा इस दफा हमें ये मेजर लेनी चाहिए। उसमें आप एंड के अंदर जो आप लिखोगे ना, वो मेजर सजेस्ट करोगे आप कि जी हमें बंद वाल बनानी चाहिए, हमें अपना फ्लोर ऊपर करना चाहिए, या हमें दरवाजे के बाहर एक बैरियर, जो वट एवर यू आप जो आप सोचेंगे ना,
और उसके बाद जो आप हेडिंग में क्या देंगे, प्रिपरेशन। ये देखिए एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये नहीं कि यही एक है। एग्जाम्पल आप क्या देंगे, प्रिपरेशन फॉर मॉनसून ऑफ 2020, ठीक है ना। उसके बाद आप अपना लिखेंगे लास्ट ईयर जो ये बात हुई थी ये हुआ था, इस साल भी ये फोरकास्ट है, ये है, और हमें ये करना चाहिए। और एंड के ऊपर आप कहेंगे कि ये मेरा प्लान है, आप इसको इस तरीके से करें कि इतने बैरियर बनाएं, इतनी सीमेंट की रेत की बोरियां चाहिए होंगी, उससे हम बंद बनाते हैं, बंद वॉल बनाते हैं, या कुछ परमानेंटली कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के अपने गेट के आगे बैरियर बनाते हैं। जो भी वट एवर यू वांट टू राइट, आप उस तरीके से उसको लिखोगे और आप खत्म कर दोगे उसको। उसके बाद आपकी सजेशन चली जाएगी, जिसने एक्शन लेना होगा, जिसने बजट देना होगा, जिसने भी जो कुछ करना होगा वो उसके ऊपर एक्शन ले लेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक मेमोज की टाइप जो होती है, जो हमने बताया था अनाउंसमेंट वाले मेमो जो हमने पहले डिस्कस किए थे, उसमें एम्प्लॉयज को हमें बताना होता है कि हो क्या रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, किसी डिपार्टमेंट क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल दी आपके डिपार्टमेंट की कि डॉक्टर अब्बास ने ज्वाइन किया, एक मेमोरेंडम डीन ने डॉक्टर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, ये हो गया डिपार्टमेंट वाइड। एक कंपनी वाइड मेमो क्या है, अभी आपके सामने एक मेमो आया है रजिस्ट्रार का, एक आया है कि जी कोविड की वजह से बहुत फैल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि लड़के लड़कियां स्टूडेंट टीचर स्टाफ सब वायलेट कर रहे हैं, लिहाजा तंग आके यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि जो एसओपी को वायलेट करेगा उस पर पहले ऑफेंस पे 200 रुपए जुर्माना, दूसरे ऑफेंस के ऊपर हम 3 दिन की सस्पेंशन करेंगे। ये है मेमो, किस बात का, कौन सा है, अनाउंसमेंट मेमो। अनाउंसमेंट है जिसमें आपको बताया गया कि भाई 6 अप्रैल 2021 से यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया, ठीक है। ये अब इसको सेकंड बुलेट पे आ जाइए आप, ये कॉर्पोरेट पॉलिसी चेंज हो गई है ना। तो पहले कॉर्पोरेट पॉलिसी आपसे ये नहीं कहती थी कि आप हर वक्त मास्क लगा के घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन अब आपका इदारा, आपकी कॉर्पोरेट आपसे ये कह रही है कि अगर आप बगैर मास्क के नजर आए तो आप पे 200 रुपये जुर्माना होगा, सेकंड टाइम अगर नजर आए तो आपको 1 महीने, ठीक है। मेमोज जो होते हैं ये जैसे मैंने आपको बताया कि बाद मेमोज को हम नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, ताकि कॉमन एरिया जो होते हैं या कैफेटेरिया के अंदर लगा दिया कि जिसमें पता चल सके कि जी ये फैसिलिटीज हैं, ये चेंजेस आ गई। अब जैसे अभी रमजान के टाइमिंग का शेड्यूल है सिटी कैंपस के अंदर, मैंने हर आपके टाइमिंग और हमारे टाइमिंग में फर्क है, इसलिए कि हमारा इवनिंग प्रोग्राम है, तो हमने टाइमिंग अपने दूसरे रखे हैं। हमारे टाइमिंग जो है हमने रखे हैं 9 to 3 एंड 11 to 5, ये 2 शिफ्टें जो हमारी पहले आती थी ना, उनको हमने अलग अलग डिवाइड किया, उसका हमने शेड्यूल बना के और उसको हमने हर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि फर्स्ट शिफ्ट के जो एम्प्लॉई हैं वो सुबह 9 बजे आएंगे, शाम को 3 बजे छुट्टी हो जाएगी, और सेकंड शिफ्ट वाले 11 बजे आएंगे, शाम के 5 बजे तक काम करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे, 5 घंटे 6 घंटे, 2 दिन उनको ऑफ मिलेंगे, ये हमने कर दिया। तो ये एक मेमो हमने बना के लगा दिया, टाइम टेबल बना के लगा दिया। तो दिस इज इंफॉर्मेशन। पहले जो मैंने आपको बताया था अनाउंसमेंट वाला, ये सारी चीजें जो हम पहली स्लाइड में थे, अब देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया है। पॉलिसीज की बात आ गई, इंस्ट्रक्शंस की बात आ गई, प्रोसीजर का मैंने आपको बता दिया, अनाउंसमेंट का बता दिया, अब आखिरी चीज रह गई आपकी ट्रिप रिपोर्ट। ये सैंपल मैंने आपको दिए हैं। अच्छा, मेरे पास आप में से किसी का ईमेल एड्रेस नहीं है, अगर आप मुझे ईमेल एड्रेस दे दें, कोई मुझे भेज दें, तो व्हाट्सएप कर दें, तो मैं ये वाली प्रेजेंटेशन और जो मैंने आपसे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कवर किया, ये दोनों मैं आपको भेज दूं, बिकॉज इन दोनों को मैं यूज कर रहा हूँ आपके मिड टर्म पेपर बनाने के लिए, ताकि आपको ये कहने का मौका ना मिले कि जी वो तो आप क्लास में दिखा रहे थे, हमें तो समझ ही कुछ नहीं आया। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन की कॉपी भी भेज दूंगा आज, ताकि आप उसको पढ़ लें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये मैंने आपको सैंपल दिखा दिए। अब आ जाइए, मेमोरेंडम की एक शक्ल फैक्स के अंदर के फॉर्म में भी होती है। पास कंपनियां क्या करती थी कि जो फैक्स के जरिए आप कम्युनिकेट, अब तो खैर फैक्स एक तरीके से एलिमिनेट हो गया है ईमेल के। एक जमाने में जब फैक्स मशीन आई थी तो दैट वाज समथिंग ना, कि पहले जो थे वो हुआ करते थे टेली टाइपराइटर जिसको हम कहते हैं ना, खबरें भी उसी के ऊपर दुनिया में आया करती थी। और ये टेलेक्स जिसको हम कहा करते थे,
वो हुआ करते थे, टेलेक्स के ज़रिए मैसेज आया करते थे। आपको याद होगा मैंने आपसे मोरिस कोड का ज़िक्र किया था लास्ट क्लास के अंदर। मोरिस कोड क्या था? यस सर। डिफरेंट अल्फाबेट्स को डिफरेंट क्लिक्स इंडिकेट करते थे ना। टेलीग्राम किस तरीके से जाता था? मोरिस कोड के ज़रिए जाया करता था ना। मोर्स कोड के अंदर यानी ए के लिए कुछ क्लिक हैं, बी के लिए कुछ क्लिक हैं, सी के लिए कुछ क्लिक हैं। तो वो जिस तरह आपने अगर अंग्रेजी फ़िल्मों में देखा हो वहाँ अगर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही हो, तो एक औरत ये बैठी होती है जिसके पास एक छोटी-सी मशीन होती है, उसपे वो पूरी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही होती है, वो रिकॉर्ड कर रही होती है। आपके ख़्याल में क्या वो पूरे अल्फ़ाज़ टाइप कर रही होती है? नो। उसके पास कीवर्ड्स होते हैं। कोर्ट की लैंग्वेज में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो 1000 से ज़्यादा नहीं होते। वो सारे के सारे उस मशीन में होते हैं और वक़्त के साथ-साथ उसको पता चल जाता है कि ये उस अल्फाज का क्या कोड है। वो उसी हिसाब से आपने देखा होगा 2 उँगलियों से वो कर रही होती है। टक, 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 टक कर रही होती है पूरी की पूरी और वो रीड बैक करके सुना भी देती है। अगर कोई जज कोई सवाल करता है, तो वो रीड बैक करके सुना भी देती है। वो मशीन एक अलग होती है। फैक्स मशीन जब आई थी तो फैक्स एक बड़ा एक नोवेल चीज़ थी, नई इन्वेंशन थी, फैक्स भेजे जाते थे, पूरी दुनिया से फैक्स आते थे। तो बजाए इसके कि आप एक खत लिखें, खत को फैक्स के ज़रिए भेजें, कंपनियों ने ये किया था कि जी अपने फैक्स के फॉर्मेट बना लिए थे। फैक्स ट्रांसमिशन स्पीड जो कहलाते थे। ये मैंने ज़ाहिर है कि जहाँ इंसान काम करता है वहाँ की चीज़ें उसके पास होती हैं। अब मैं किसी और इदारे का आपको नहीं बता सकता कि ये जहाँ मैं काम करता था पीएसओ में ये उनका फैक्स फॉर्मेट था। कि एक तरफ आपने अपना लोगो दे दिया, जहाँ आप ये देखें अगर आप इफ यू कुड सी मैं एरो से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जिसको खत जा रहा है, टू वाला, ये भेजने वाले का ये मेरा नाम है, ठीक है? ये कंपनी जिसको मैं भेज रहा हूँ, ये उसका नाम है। ये वो जो साहब का डेज़िग्नेशन है, उसका फैक्स नंबर क्या है, उसका टेलीफ़ोन नंबर क्या है, मेरा फैक्स नंबर क्या है, मेरा टेलीफ़ोन नंबर क्या है, अगर उसने मुझे जवाब देना है। ऊपर डेट आ गई, ये कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन है। नीचे आप देखें सीसी में चूँकि मैं दूसरी कंपनी के एमडी को खत लिख रहा हूँ, तो मैं अपने एमडी को और अपने बॉसेस को मैं बता रहा हूँ और मैं उन ये मैंने सब्जेक्ट के अंदर लिख दिया, ठीक है ना? जो मेरा सब्जेक्ट है और नीचे मैंने उनको जो भी लिखना था मैंने लिख के और आखिर के अंदर मैंने बेस्ट रिगार्ड्स करके और अपने लेटर को खत्म कर दिया। ये एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, ठीक है? टेक्स्ट की सूरत में जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया है। अब आ जाइए फॉर्मल लेटर्स के ऊपर। फॉर्मल लेटर जो कि आप अपनी कंपनी से आउटसाइड कंपनी को भेज रहे हैं। यानी आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लिख रही है, तो आपका एक फॉर्मेट होगा। हर कंपनी का आपने हमदर्द यूनिवर्सिटी का लेटर हेड देखा है ना, इसके ऊपर एक बना हुआ है एचयू और वो अल्लाह बना हुआ है, देखा है ना हमदर्द यूनिवर्सिटी का जो आपका लेटर हेड है। क्यों भाई आपने देखा है या नहीं देखा? देखा है सर, देखा है। देखा है सर। ठीक है ना? जी तो सर। उसी के ऊपर उस लेटर हेड के ऊपर जो आप लिखते हैं, अगेन यही होता है। अब 2 तरीके होते हैं, अब दुनिया में चेंजेज़ आ गई। पहले ये होता था कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जिसको भेजा जा रहा होता था ना, ये जैसे ये नाम जो है ना, ये एड्रेस ही है जिसको ये भेजा गया है कि अब्दुल बलोच डायरेक्टर इतने मिनिस्ट्री के इस्लामाबाद के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे ये कंपनी का लेटर हेड है जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूरी दी हुई है ऊपर और ये बजाय पहले लिखा जाता था टू उसके बाद कॉमा देके अब ये मॉडर्न इंग्लिश में ये फैशन खत्म हो गया है। ये रेफरेंस नंबर डाल दिया आपने, डेट डाल दी, उस बंदे का नाम लिखा, ओहदा लिखा, ये लिखा और जो भी बात है आपने लिखी और उसके बाद आपने खत करके साइन करके उसको आपने भेज दिया। ये आप ये लेटर जो है फैक्स भी कर सकते हैं, इस लेटर को स्कैन करके ईमेल कर सकते हैं। जी बोलिए, कोई सवाल है आपका? इस ज़ूम में एक ऑप्शन है, अगर किसी को सवाल करना होता है उसका एक हैंड रेज़ का ऑप्शन आता था पहले मेरे पास। आप में से कोई कर नहीं रहा सवाल। एनीवे चलें। तो ये तो हो गई भाई, ये बातें क्लियर हो गई। हाँ जी, जवाद साहब, राफ़े जवाद जी। जी सर, सही है, ऑप्शन आता है इसमें अभी भी। हाँ, तो ये हो गया लेटर का। अच्छा, मैंने अभी आपसे एक बात कही है कि लेटर राइटिंग में और आईओएम राइटिंग में कोई फ़र्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ़ इतना है कि आउटसाइड एजेंसी को लिखते वक़्त आपको थोड़ा और ज़्यादा फ़ॉर्मल होना पड़ता है। जब आप बाहर वाले को लिख रहे हैं, आप उससे बेतकल्लुफ़ी से नहीं लिख सकते, चाहे आपका वो दोस्त ही क्यों ना हो। इफ योर फ्रेंड इज़ वर्किंग फॉर अनदर कंपनी और वो जिस पोज़ीशन में है, उस पोज़ीशन को आप खत लिख रहे हैं, आप अपने दोस्त को खत नहीं लिख रहे।
जब आप प्राइवेट ईमेल करेंगे उसको तो अलग तरीके से करेंगे। अपने जब आप उसको उसके ओहदे के लिहाज से, मिसाल के तौर पे आप पीपल्स स्टील मिल में काम कर रहे हैं, आपका दोस्त किसी और अमरेली स्टील मिल में काम कर रहा है, आपसे बिलेट खरीदता है। अब आप उसको जो खत लिखेंगे, अपने दोस्त को आप खत नहीं लिख रहे हैं, आप परचेज मैनेजर अमरेली स्टील मिल वाले को लिख रहे हैं, जो आपसे बिलेट खरीदता है। उसकी लैंग्वेज जो होगी, आप उसमें अपनी दोस्ती का कोई ज़िक्र नहीं करेंगे, या आप उसका नाम भी जो है नहीं लिखेंगे। आप उसको ये नहीं कहेंगे डियर जवाद या डियर राफे, नो, यू हैव टू ऑफर डियर मिस्टर जवाद या डियर सर, क्योंकि वो एक ऑफिशियल पोजीशन होल्ड कर रहा है और आप ऑफिशियल पोजीशन में खत लिख रहे हैं। वो आपका टाइटल ही जो आप उसको एड्रेस करेंगे वो डिफाइन करता है कि आप आगे क्या बात करने जा रहे हैं। यानी इनफॉर्मल लेटर अगर आपने लिखना है तो आप उसको अगर खत खाने पे बुलाना है या आपने कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाना है, खैर अब तो एसएमएस के ऊपर होता है, वो पुराने ज़माने में खतों के ज़रिए होती थी, तो आप उसको दूसरे तरीके से लिखेंगे और वो लेटर हेड पे लिखेंगे, सादे कागज़ पे लिखेंगे। लेकिन ऑफ़िशियली जब आप लिखेंगे, तो उसको दूसरे तरीके से बताएँगे। ये तो हो गई भाई सारी चीज़ें खत्म। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें बाकी हैं, जो मैं आपके साथ अभी आज खत्म कर लूँगा ताकि ये आपके मिड टर्म के लिए, पेपर के लिए मुझे बनाने में आसानी हो जाए। एक चीज़ होती है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत सारी मीटिंग हर इदारे के अंदर इन हाउस भी और आउटसाइड पार्टीज़ के साथ भी मीटिंग होती है, ठीक है? उन मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, ठीक है ना? उस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मैं भी मेंबर हूँ, उसके 6 मेंबर हैं। तो उसका हर एक ऐसी कोई कमेटी अगर होती है तो उसका एक सेक्रेटरी होता है। उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो भी डिस्कशन हुआ है उसको रिकॉर्ड करे और प्रिसाइज़ली रिकॉर्ड करे। उसमें क्या होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर, जो डिस्कशन रिकॉर्ड होता है उसमें पहली चीज़ तो ये लिखनी होती है कि मीटिंग कब हुई, किस दिन हुई, कहाँ हुई, कौन-कौन लोग मौजूद थे। ये हो गया लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट के साथ, ठीक है? अगर आपकी आउट हाउस वालों से हो रही है तो आप दोनों को लिखोगे कि हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ से ये लोग मौजूद थे। मीटिंग हुई है, एक प्रोजेक्ट है सोलर सिस्टम लगाने का, उसके ऊपर एक पार्टी आई है, उसने मीटिंग की है कि हमदर्द को ऑफर कर रही है सोलर सिस्टम बड़ा सस्ता लगा के देने की। तो उसके साथ एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर तो आप लिखेंगे कि ये मीटिंग वाज़ हेल्ड। मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या लिखा जाएगा? मीटिंग वाज़ हेल्ड बिटवीन स्टाफ ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फलाना-फलाना फॉलोइंग अटेंडेड। अब लेफ्ट हैंड के ऊपर आप एक कॉलम के अंदर आप लिख देंगे जी, डीन से शुरू करेंगे, 5 आदमी ने जो अटेंड किया और इधर से राइट हैंड साइड पे वो जो कंपनी आई है, उसके आप नाम लिखने शुरू कर देंगे। लिख दिया आपने, उसके बाद आप लिखेंगे एजेंडा क्या था? एजेंडे के 4-5 पॉइंट बुलेट पॉइंट आपने लिखे, एजेंडा ऑफ द मीटिंग ये था। उसके बाद ये डिस्कस हुआ, पहले पॉइंट पे ये हुआ, दूसरे पे ये हुआ, तीसरे पे ये हुआ, चौथे पे ये हुआ, 5वें पे ये हुआ, ठीक है? ये आपने सारे लिख लिए, जो सेक्रेटरी होता है वो नोट कर रहा होता है। जनरली ये होता है कि आउटसाइडर के साथ जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं, आप क्योंकि आउटसाइडर को भेज के उनसे वेरीफाई नहीं करा सकते, तो जो आप नोट्स लेते हैं, उनको उसी वक़्त आप 5 मिनट में समराइज़ करके बता देते हैं कि जी हमने ये डिस्कस किया, ये हमने कंक्लूड किया, ये हम इसका मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के निकाल देंगे। अगर वो एग्री कर लेता है, बाद इदारों के अंदर अब तो वो डिक्टाफ़ोन भी रखते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। लोग तो खुफिया तौर पे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन इदारे ऑफ़िशियली मीटिंग के बाद, मीटिंग से पहले बता देते हैं कि जी ये जो मीटिंग हो रही है हमारी, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वो रिकॉर्डर रखा हुआ होता है, एक नई डिवाइस आई है अब जो कि 4 घंटे की, 6 घंटे की रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो वो आप इतनी लंबी मीटिंग्स होती हैं लेकिन उसको सुन के जो लिख रहा होता है मिनट्स, उसको आसानी हो जाती है। तो जो होस्ट होता है जनरली मिनट्स वही लिखता है, बल्कि डेफ़िनिटली वही लिखता है। जो आउटसाइडर होता है वो अपने पास लिख लेता है पॉइंट्स, क्योंकि ऐसा तो ना हो कि गलत चीज़ जो है ये रिकॉर्ड करके और हमारे नाम से मंसूब कर दें। बाद में समराइज़ हो गया, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया कि सैलिएंट फीचर डिस्कस करते हैं दोनों पार्टीज़, उसके बाद ड्राफ्ट मिनट्स उसी वक़्त, अगर कोई ज़रूरी होता है ना, कोई लीगल मीटिंग अगर होती है, तो उसी वक़्त ड्राफ्ट मिनट्स टाइप प्रिंट करके आपस में सर्कुलेट करके जो भी ड्राफ्ट में चेंजेस करनी होती कर लेते हैं और बाद में फॉर्मल मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है, वो इश्यू हो जाते हैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को ईमेल के ज़रिए या उसके ज़रिए। ये मैंने एक पीएसओ की एक मीटिंग थी, उसके मैंने फॉर्मेट अपने
आप लोगों को दिखाने के लिए निकाला था। तो मेरे पास रिकॉर्ड में पुरानी यही चीज़ें पड़ी हुई, नई तो कोई है। ठीक है ना? तो ये एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये लोग मौजूद थे, पाकिस्तान नेवी वाले भी आए हुए थे, एक रिफाइनरी है, एनआर रिफाइनरी यहाँ आपके हमदर्द के पास ही है, उनके लोग भी थे। उस मीटिंग में क्या हुआ, हमने क्या डिसाइड किया। और लास्ट पॉइंट मैं एसएमएस पे बात नहीं करूँगा बिकॉज़ शॉर्ट मैसेजिंग के मैं खिलाफ हूँ। ये बहुत अब्यूज़ हो गया है, इतना भी इन्होंने मोबाइल कंपनियों ने ये कर कर के इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी चीज़ें हो गई हैं कि जिससे प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं, लोग इसका मिसयूज़ भी बहुत कर रहे हैं। एनीवे पाकिस्तान में बिज़नेस में पिछले 3 से 5 साल में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आया है, जो कि नहीं था। अगर आप व्हाट्सएप की हिस्ट्री देखें, तो पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल पिछले 5 सालों में ही बढ़ा है, उससे पहले हालाँकि व्हाट्सएप को आए हुए बहुत साल हो गए। 2005 का आया हुआ है व्हाट्सएप अगर आप देखें तो। लेकिन पिछले 3 से 5 साल में बिज़नेस के अंदर इसका बढ़ा ही हुआ है। अब मैं ये देखता हूँ कि जी मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं अपने अंडर में जो मिनिस्ट्री बजाए इसके कि वो टेक्स्ट भेजें, ईमेलें भेजें, उनको कोई पढ़े। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ईमेल जब आपको पढ़ाऊँगा तो एक बात बताऊँगा आपको उसके अंदर, कि जिन लोगों ने ईमेल इजाद की उन्होंने एक प्रोटोकॉल भी दिया है इसका। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है ना। मिसाल के तौर पे आप मैं एक टीचर हूँ, मेरी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि जब मैं आपके सामने आऊँ तो मैं अपने हुलिये से, अपनी गुफ्तगू से, अपने कपड़ों से आपको एक टीचर लगूँ। मैं आपको कोई सड़क पे फिरने वाला कोई जंकी ना लगूँ, ठीक है ना? इफ आई कम मेरे बाल बिखरे हुए हों, मेरे जूते जो हैं मट्टी में लथड़े हुए हों, मेरी कमीज़ जो है ऐसे लग रही हो कि मटके से निकल के आई है, आई विल बी वायोलेटिंग दैट प्रोसीजर। जो मेरी ज़िम्मेदारी एज़ ए टीचर प्रेज़ेंटेबल होने की, मैं उसको वायोलेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से ईमेल बनाने वालों ने ईमेल का एक प्रोसीजर बनाया है कि अगर आपको ईमेल वर्किंग आवर के अंदर जो भी वर्किंग आवर आपके 9 से 5, 9 से 6 के अंदर मिल रही है, you have to respond it within 5 hours of that day. Unless if you receive a email over weekend, then you are at your own, whether you reply to that email or you don't reply to that. Because जो ईमेल बनाने वाले हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जिंदगी के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस की बड़ी अहमियत है। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता, फैमिली भी सब कुछ होती है। आपका बच्चा दूसरी दफ़ा ज़िंदगी में बड़ा नहीं होता, एक ही दफ़ा बड़ा होता है। अगर आप बिस्तर पे लेट के बच्चे को लंबा होते हुए देख रहे हैं ना, तो फिर आपने अपने बाप होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया। तो वो ये इस बात में यकीन रखते हैं कि जी, जब आपने नौकरी ख़त्म कर ली, व्हाटएवर टाइम इज़ लेफ्ट इज़ फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फ्रेंड्स, आपके मज़हबी मामलात के लिए, आपके खुदा से राब्ते के लिए वो टाइम उसके लिए है। तो वो कहते हैं ड्यूटी आवर में आपने विदिन 5 आवर्स रिस्पॉन्ड करना है, वीकेंड के ऊपर आपकी कोई ज़िम्मेदारी। अनफॉर्चुनेटली हमने ईमेल को जो अडॉप्ट कर लिया है, इस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट नहीं किया है। मैं अगर आपको ईमेल भेजता हूँ ना, तो आप पता चलता है कि हफ्ते भर आपने उसको देखा ही नहीं और हफ्ते भर के बाद मुझे रिमाइंडर भेजना पड़ रहा होता है। ये नहीं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता कि मैं आपको कह रहा हूँ। पाकिस्तानियों की सोच बता रहा हूँ कि मुझे रिमाइंडर भेजना पड़ता है कि भाईजान मैंने आपको ये काम मेल भेजी थी, ये काम कहा था, काइंडली ज़रा इसको देख लीजिए, ये काम कर ठीक है? तो ये नहीं होता है, लेकिन अब एसएमएस के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए, लोगों ने वैसे बना लिए हैं, चैट ग्रुप्स बना लिए हैं, शेरो शायरी के बना लिए हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लिए इसके ऊपर। क्योंकि व्हाट्सएप ने अब नंबर एक मैसेज आप एक वक़्त में 5 से ज़्यादा आदमियों को नहीं भेज सकते ना, तो लोगों ने इसके तोड़ ये निकाला कि उन्होंने ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप में 150 आदमी भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं। तो एक मैसेज जो उस ग्रुप पे जाता है, वो 250 आदमी को एक साथ चला जाता है। ठीक है? इसी तरीके से जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पे मार्केटिंग वालों का एक अलग ग्रुप था, सप्लाई चेन वालों का एक अलग ग्रुप था, सीनियर मैनेजमेंट का एक अलग ग्रुप हुआ करता था, कि जिसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है कि एमडी ट्रैवल कर रहा है और आपको उसको फ़ोन करने आपको पता नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या करते थे कि उस ग्रुप में व्हाट्सएप करते थे कि ये मसला हो गया, अर्जेंट अप्रूवल चाहिए। तो वो अगर मीटिंग में भी होता था, देख के आपको वो येस और नो में जवाब दिया दी करता था और आपने उसके ऊपर काम किया। जैसे मैंने अभी बताया क्रॉस फंक्शनल टीम है, ग्रुप्स होते हैं मार्केटिंग के, सप्लाई के, ट्रांसपोर्ट के, वेयर हाउसिंग के, इनके अपने ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप्स के ऊपर चल रही होती है कम्युनिकेशन। लेकिन इसमें खराबी क्या है? इसमें खराबी ये है कि आप इसको रिकॉर्ड रखने के लिए यू हैव टू ट्रांसफर इट थ्रू ऑन ईमेल फॉर लेटर रिकॉर्ड कीपिंग।
आप जितना जितना पेपरलेस होते चले जाते हैं ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी फ़ोन के देखें फ़ोन के अंदर एक खतरा है, फ़ोन क्रैश भी हो सकता है, फ़ोन स्नैच भी हो सकता है। अगर आपने अपने सारे रिकॉर्ड एक फ़ोन में रखे हुए हैं, अगर फ़ोन वो स्नैच हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कैसे फिर उसको करोगे? तो बेहतर तरीका ये होता है जो आपके ग्रुप मैसेजेज़ हैं, सारे मैसेजेज़ हैं, एक तो ये होता है कि आप क्लाउड के ऊपर जाके जिसके पास आईफ़ोन है वो क्लाउड पे जाके सेव कर ले। मुझे दूसरे मोबाइल फ़ोन का इतना अंदाज़ा नहीं, जब से आईफ़ोन 4 आया मैं तो आईफ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ। मुझे दूसरे मोबाइल्स का पता नहीं, नोकिया के बाद में इस पे स्विच ओवर हुआ था। तो वहाँ पे आप कैसे इसको डेटा को आपको सेव कर लेना चाहिए, कम्युनिकेशन को सेव कर लेना चाहिए। ये फ़ास्ट है लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि आपका सीनियर जो होता है, आपके जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो रात के हफ्ते के दिन रात के 11 बजे भी आपको मैसेज आता है एंड दे एक्सपेक्ट यू टू रिप्लाई। जिसके कि मैं सख्त खिलाफ हूँ, ईमानदारी की बात है। मैं इन बातों के सख्त खिलाफ हूँ कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करना चाहिए जहाँ भी। अ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मुझे लोगों ने फ़ोन किया कि जी ये काम है, ये काम है। मैं कहता हूँ भाईजान बात सुनो, फिलहाल मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ निकला हूँ। जब इनको साथ घर पहुँचूँगा उसके बाद मैं देखूँगा राइट नाउ दिस टाइम इज़ फॉर माय फैमिली। लेकिन उसके लिए बड़ी करेज चाहिए होती है। एट टाइम्स यू हैव टू सैक्रिफाइस करियर के अंदर बड़े आपको प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल ठीक है। ओके जनाब, यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये आज का आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर फिज़िकल होगा। ठीक है? उसके अंदर आपने मुझे असाइनमेंट्स अपने जमा कराने हैं, जो 4-5 मेरे पास आए हैं, मैं इनको पढ़ लूँगा। लेकिन हार्ड कॉपी होगी ना, आप मुझे देंगे तो उसको मैं अभी आए भी सिर्फ़ 5 आदमियों ने भेजे हैं, तो ना भेजो कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास 11 बजे मैं शुरू करूँगा और जैसे कि मेरी तो हिम्मत ख़त्म हो गई है रोज़े में बोल-बोल के तुम लोगों के साथ। अ, डेढ़ घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की। सर ये सर जी, सर जी, एक बोलिए। रिक्वेस्ट थी आपसे कि जैसे अब हम लोग मतलब रमजानों के अंदर आपको पता है टाइम की शॉर्टेज, फिर दूसरी बात रोजे के बेटा अंदर देखिए गर्मी मेरा में। देखो मेरी बात सुनो बेटा, मेरा इश्यू नहीं है। यू बेटर गो एंड टॉक टू योर चेयरमैन। मैं मैंने आपको कल भी इन्होंने मुझे अहमद साहब ने कहा था, मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं मिड टर्म जो है फिज़िकल लूँगा, मिड टर्म मैं ऑनलाइन नहीं लूँगा। ये मैंने इनसे ये सर बात देखें, की थी, अभी आपके अभी सामने आपने रिपीट। अभी आपने सर ऑनलाइन पढ़ाया है हम लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ अच्छा समझ में आया है, क्योंकि मतलब हम लोग एक तरह देखें तो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं इस वक्त। अब वहां पर आपको पता है रोजे के अंदर क्लासरूम में आना, हम लोग अक्सर बाइक्स पे भी ट्रेवलिंग करते हैं तो इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं उस वक्त, वहां पे नींद आ रही होती है, ऐसी कैफियत नहीं होती कि चीजों को अच्छी तरह ग्रैब कर सकें। बेटा तो मेरी अब यहाँ मजबूरी पर समझो, देखो टाइम खत्म हो रहा है, मेरी मजबूरी समझो। यू हैव टू टॉक टू चेयरमैन। मैं इसमें बेबस हूँ। मेरी एक शर्त है कि आपका मिड टर्म फिज़िकल लूँगा, मैं ऑनलाइन नहीं चलें लूँगा। सर, हम बात कर लेते हैं ना, ठीक है सर आप से भी जाइए इंशाल्लाह बात फिर। कर लीजिए, मुझे अगली जुमेरात से पहले बता दीजिए। मुझे क्या, मैं तो एसी चला के घर में बैठा हूँ यार, घर में क्लास ले रहा हूँ। मुझे क्या तकलीफ है जो मैं वहाँ जाके आपको पढ़ूँ? मेरे लिए कोई आसान है कि रोज़े के अंदर सवा घंटे की ड्राइव करके हमदर्द यूनिवर्सिटी जाऊँ, वहाँ 1.5 घंटा आपके साथ सर खपाऊँ, रोज़े के अंदर अपना सर में दर्द करके वापस आऊँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। बट मैं एक पाबंद आदमी हूँ भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं तो मेमन साहब की दोस्ती में ये काम कर रहा हूँ। मेरी कोई जो हमदर्द यूनिवर्सिटी से मेरा कमिटमेंट है सिर्फ़ सिटी कैंपस का है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इसको भी पढ़ाएँ ये, क्योंकि आपके यहाँ पीएचडी शॉर्ट है ना, तो उनको दिखाने के लिए सही। पीएचडी को उन्होंने मुझे भी एक सब्जेक्ट दिया आप लोगों के साथ। अब आपके सर पे मैं नाज़िल हो गया हूँ, मेरे सर पे आप नाज़िल हो गए। मुझे बेटा कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। मुझे कोई ठीक है ऐतराज़ सर। नहीं है। अमर ने कल बात की थी, मैंने उनको यही जवाब दिया था। स्टिल आई एम मेंटेनिंग द सेम थिंग कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। बस मिड टर्म जिस दिन भी होगा, मैं फिज़िकल लूँगा, पेपर लेके वहाँ आऊँगा। आपको वहाँ पे दूँगा, आंसर शीट आपके पास होगी, आप भर के मुझे देंगे, मैं लेके आऊँगा, चेक करूँगा। क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा जब मिड टर्म लिया था, फाइनल लिया था ना, कुछ लड़कों ने ईमानदारी से किया था, कुछ लड़कों ने चीटिंग की थी। साथ बैठ के किए थे। अब इतना बेवकूफ़ तो मैं सही। नहीं हूँ कि समझ ना सकूँ पेपर देख के किसने चीटिंग की, किसने खुद किया। तो मुझे फिर दुःख हुआ था, तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं अब जब आपको फिज़िकल पढ़ा रहा हूँ, तो अब ये रमज़ान की वज़ह से मुझे भी आसानी है। ये नहीं कि मैं झूठ बोलूँ आपसे, रोज़े के अंदर मुझे आसानी नहीं, मुझे आसानी है, मैं घर में बैठा हूँ। मैं डेढ़ 2 सर घंटे असल के में सफ़र से बच गया हूँ। जी जी जी। आप चलें क्या ठीक है सर। अपने चेयरमैन से आप बात कर लें, मिड टर्म सर जब भी होगा रोजों में तो फिज़िकल बहुत आपको मुश्किल देना हो पड़ेगा। जाएगा। आप मेरी कंडीशन समझ हाँ। रहे हैं ना आप सब? मिड टर्म मैं फिज़िकल यस लूँगा। सर।
सर आपने अगली एनी क्लास आइडिया से मिड पहले टर्म मुझे बता दीजिए कि जी हमारे चेयरमैन साहब से ये बात हो गई है, चेयरमैन मुझे मैसेज करेगा, मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। मिड टर्म है कब, कोई आइडिया है आपको? बेटा आपने बताया मुझे कि 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जब डेट आएगी जिस दिन होगा उस दिन मैं वहां आ जाऊंगा। आई हैव नो ठीक है सर। आइडिया, सर मैंने फिर भी शेड्यूल नहीं आप देखा। कुछ आइडिया दे दीजिएगा, मतलब किन चीजों को मैंने आप मिड आपको टर्म क्या में बताया, कवर। दोनों प्रेजेंटेशन अभी भेज रहा हूँ मैं अहमद साहब को, ये आपसे शेयर कर लेंगे। जो कुछ मैंने आपसे क्लास में बात की है, जो मैंने आपको तकरीर दी है, 3 तकरीरें मैंने आपको दी, अभी मैं किताब की बात नहीं कर रहा, सही। वो मैं बाद में बात करूंगा। मैंने आपको 3 स्पीचेस दी हैं, एक स्पीच दी है किसकी, सोक्रेटिस की स्पीच दी है, एक मार्टिन लूथर किंग की दी है, एक कैनेडी की स्पीच दी है। 3 स्पीचेस ये आपका रीडिंग मटेरियल जो मैंने आपको दिया दिया है नहीं दिया आप लोगों को? जी 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 सर। सर। ये दोनों प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको की है, ये और अगली वाली जो मैं करूंगा आपके साथ, ठीक है, ईमेल वाली, वो सारी करके जो है मैं आपको, ये आपका इसके ऊपर मैं ईमेल का पेपर बनाऊंगा, 30 नंबर का पेपर होगा, 5 नंबर का एक असाइनमेंट मैं आपको दे चुका हूँ, नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको 2 जो मैं दूंगा वो मिड टर्म के बाद, ठीक है? ठीक है सर। ठीक ओके। अच्छा बेटा है। अहमद ओके साहब, सर। आपने ये अटेंडेंस जो है ना एक्सेल शीट पे जो है उसको देनी है, सबीन मेंटेन कर रही है, अटेंडेंस उसको दे दीजिएगा, वो मेंटेन कर यस सर। देगी। और हार्ड कॉपी आप यस सर, मैं सबीन आप इसकी मेंटेन कर लीजिएगा, बाद में इसकी हार्ड कॉपी मुझे यस दे सर, दीजिएगा ठीक, फाइल के लिए जब भी हमारी मुलाकात हो। ओके सर। ओके बेटा। अच्छा दूसरी बात ये कि जो हाईएस्ट स्कोर करेगा, मैंने उसके लिए 2 किताबें खरीदी हैं एडवर्ड डिबोनो की, ठीक है? कल मैं उर्दू बाजार गया था रमजान शुरू होने से पहले, और उन किताबों के नाम भी बता दूं, ये मेरी तरफ से इनाम है, हाईएस्ट स्कोर ओके सर, थैंक यू सर। जो भी हाईएस्ट स्कोर करेगा, वैसे मुझे पहले से पता है कौन हाईएस्ट स्कोर, सर मिड में मिड में नहीं, फाइनल की बात कर रहा हूँ, पूरे पेपर के अंदर। एडवर्ड डिबोनो की 2 किताबें, वन ऑफ माय फेवरेट है, उसका नाम है हाउ टू हैव ए ब्यूटीफुल माइंड, और दूसरी किताब का नाम है उसकी टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक, और तीसरी किताब है लेटरल थिंकिंग। तो लेटरल थिंकिंग और हाउ टू हैव ए ब्यूटीफुल माइंड, ये 2 किताबें इनाम है उस स्टूडेंट का जो हाईएस्ट स्कोर करेगा मेरे पेपर। ठीक है सर। ओके इससे सर। ज्यादा जज़ाकल्लाह। आपको इंसेंटिव दे नहीं सकता मैं कोई, ठीक है? नहीं नहीं सर, ठीक है माशाल्लाह सर। ठीक। ओके जी, खुदा हाफिज। तो सभी ने आपने खुदा- अटेंडेंस मेंटेन करनी है, और आपने अहमद साहब, आपने, आप सब ने चेयरमैन से बात करके मुझे अगली क्लास से कम 2 दिन पहले बताना है। यस सर। इंशाल्लाह सर, ठीक है। ट्यूसडे तक आपने मुझे बताना है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक, कि सर क्या फैसला हुआ है। बट अगेन आई यस एम सर। रिपीटिंग एट द पॉइंट ऑफ रिपीटेशन, मिड टर्म विल बी फिजिकल। ओके, ठीक है। खुदा हाफिज, लाफिज सर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।